हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बर्नौली थ्योरम। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग समझिए हर साल आता ही है, कभी कभी गैप करता है और बहुत आसान है क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। क्योंकि बर्नौली थ्योरम आप फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए हाइड्रोलिक्स में इसका डेरिवेशन को निकाल दिया है। तो बर्नौली थ्योरम पढ़ने से पहले उसमें हम समझेंगे किन किन फार्मूलों का यूज होता है। तब जानते हैं जो बर्नौली थ्योरम होता है वो एनर्जी का कंसेप्ट होता है ना। एनर्जी ना ही लॉस हो सकती है, ना ही एनर्जी को मतलब कि बनाया जा सकता है। तो उससे पहले हम एनर्जी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्नौली से पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स एनर्जी। क्या पढ़ेंगे भाई? हाइड्रोलिक एनर्जी है ना, यानी द्रवीय ऊर्जाएं। द्रवीय ऊर्जाएं, ओके। हाइड्रोलिक एनर्जी यानी द्रवीय ऊर्जाएं। अब समझिएगा द्रवीय ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती हैं। द्रवीय ऊर्जाएं जब कोई फ्लूइड यानी जब कोई लिक्विड द्रव बहता है तो उनमें तीन प्रकार की या इन्हीं तीनों में से दो प्रकार की ऊर्जाएं रहती हैं। अभी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले होता है एनर्जी, क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी। क्या मिलेगा भाई? काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या नाम है इसका? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, समझिएगा। आप जानते हैं, अब लिखेंगे कि आप जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ओके सर, इतना तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बात जानते हैं W इक्वल टू होता है mg। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/g रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 m का मान हो जाएगा W/g v²। यदि W इक्वल टू, भाई W वेट है, 1 न्यूटन ले ले रहे हैं। W कितना ले लिए हम? 1 न्यूटन ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा? देखिए तो v²/2g, यानी गतिज ऊर्जा कितना मिलती है? इतना मिलेगी, v²/2g। यदि हम इसका यूनिट देखें ना, समझिएगा ध्यान से, तो v का यूनिट क्या होगा? देखिए तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि v क्या है? वेलोसिटी है। तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर दिए, v² है। अपान में 2 से लेना देना नहीं है। जी त्वरण है, तो त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा, मीटर से 1 मीटर कटेगा। यानी जो इसका यूनिट आता है ना, यूनिट क्या मिलेगा? सिर्फ मीटर मिलता है तो एनर्जी, लेकिन यूनिट क्या मिलता है? सिर्फ मीटर मिलता है। अब कहेंगे सर यूनिट मीटर कैसे मिला है? ये एनर्जी तो मेरे लाल मीटर इसलिए मिला। ऊर्जा बराबर क्या होता है? एक समझिए, बल गुणे विस्थापन, कार्य का मात्रक है ना। तो बल ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन न्यूटन को अब कितना माना है? 1। न्यूटन को कितना मान लिए हैं? 1 मान लिए हैं, इसीलिए न्यूटन हट जा रहा है। मीटर यूनिट क्या बच रहा है? सिर्फ मीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर अभी तो हम पढ़ते आए थे कि गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या फिर न्यूटन इंटू मीटर होता है। यहाँ ऊर्जा का मात्रक मीटर आ रहा है, नहीं, यहाँ कट जा रहा है क्योंकि न्यूटन को आप ले लिए हैं 1। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा का यूनिट आता है मीटर, इसीलिए इसका एक और नाम होता है काइनेटिक हेड। सिर्फ हेड आ रहा है, मीटर मतलब हेड, तो इसका नाम है काइनेटिक हेड, यानी गतिज शीर्ष, गति शीर्ष ऐसा कह सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? गति शीर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला बस हो गया काइनेटिक एनर्जी। जो दूसरा देखिए एमडी को खोल दे रहे हैं ना, भाई ड्राइंग पढ़ाया ना, तो एमडी को कैसे थे, एमडी को निकाल दे रहे हैं। चलिए, दूसरा होता है आपका, है ना, तो समझिएगा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड। दूसरा होता है स्टैटिक एनर्जी या फिर डाटम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटम एनर्जी। वही है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यानी समझिएगा गतिज ऊर्जा हम बोलना भूल गए थे। जब द्रव अपने गति के कारण जो ऊर्जा अपने पास रखती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा।
जब कोई द्रव अपने गति के कारण जो ऊर्जा रखती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। जब कोई द्रव अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा अपने पास रखती है उसे कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। जब कोई द्रव अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा अपने पास रखती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब जानते हैं स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है भाई, mgh। W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है कि नहीं होता है। W इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, 1 न्यूटन। तो स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाता है बताइए, डायरेक्ट h। लेकिन इसमें हम दिखाते हैं ऊंचाई को, क्या दिखाते हैं, z दिखाते हैं। यानी किसी डाटम लाइन से, समझिए कोई भी डाटम लाइन ले लेते हैं, निर्देश, डाटम मतलब होता है निर्देश रेखा या निर्देश तल ले सकते हैं। किसी भी तल से जितना ऊपर स्थित है ना द्रव, तो उसके पास क्या होता है, देखिए यही mg होता है, बीच की दूरी h पड़े होंगे, लेकिन अब हम बीच की दूरी कितना ले रहे हैं, z। यानी किसी डाटम लेवल से, किसी भी डाटम लेवल से, है ना, किसी भी डाटम लेवल से, जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी भर दीजिए तो डाटम लेवल मान लीजिए पृथ्वी जो भरे हैं पानी, है ना, छत के ऊपर पानी भर दीजिए, डाटम लेवल क्या हो जाएगा आपका, छत हो जाएगा। समुद्र में पानी भर दीजिए, जो समुद्र के एकदम नीचे सरफेस वो डाटम लेवल हो जाएगा। तो किसी डाटम लेवल से जब कोई द्रव ऊपर रहता है तो इस ऊंचाई के कारण ही वो अपना एक स्थिति रखा है, तो इस ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा रहेगी उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक एनर्जी। तो क्या आता है, सिर्फ जेड आता है, क्या, क्योंकि mg को कितना मान लिया, 1 मान लिया, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक, इसे स्टैटिक हेड कहते हैं। सबको हेड के नाम से भी बुलाते हैं, स्टैटिक हेड यानी स्थिति, देखिए स्थैतिक शीर्ष या फिर डाटम हेड, इसे एक और नाम देते हैं डाटम हेड। आसान है, ठीक है, ओके सर, आगे बढ़िए। तीसरा होता है आपका, है ना, बताइए, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी है ना, तो जब द्रव अपने दाब के कारण जो ऊर्जा अपने पास रखती है उसे कहते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी। तो कुछ नहीं है, आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। तो H इक्वल टू क्या होता है, P होता है ना, स्मॉल P अपन में रो जी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी, क्योंकि H ही देखिए दोनों में आ रहा था कि नहीं, प्रेशर है काइनेटिक हेड में, काइनेटिक हेड, देखिए काइनेटिक हेड फिर स्टैटिक हेड। तो क्यों ना हम एनर्जी ना निकाल के हेड ही निकाल लें। तो इसका हम प्रेशर एनर्जी नहीं निकाल रहे, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, जानते हैं एनर्जी और हेड इक्वल हो जा रहा है, यूनिट इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि जेड था, जेड ऊंचाई है, तो इससे हम स्टैटिक हेड बोल दिए हैं या डाटम हेड बोल दिए। तो क्यों इसमें एनर्जी निकालेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसमें एनर्जी ना निकाल के हम क्या निकाल दिए, हेड निकाल दिए। कौन सा हेड, प्रेशर हेड। अब जानते हैं प्रेशर हेड इक्वल टू P अपन में रो जी। चलिए इसका यूनिट देखेंगे, इस यूनिट P का यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट बताइए, किलोग्राम मीटर प्रति, नहीं हाँ मीटर प्रति क्यू। इसका क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कुछ कटेगा क्या, ए स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड का स्क्वायर अपान में, सेकेंड का स्क्वायर अपान में, ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कुछ कटेगा, हाँ भैया अभी भी कट रहा है ना। तो क्या बच रहा है, न्यूटन अपान में किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन को किस में चेंज करेंगे, एम में यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाई एफ का मात्रक न्यूटन होता है, एफ इक्वल टू एम में का मात्रक किलोग्राम और ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, तो पहले से, और नीचे क्या है किलोग्राम। देखिए कटेगा क्या, पूरा कट गया, क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा, ठीक है। तो यूनिट आ गया मीटर है, हेड निकालें, लेकिन आप जानते हैं कि एनर्जी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर हेड, ठीक है। तो P अपन में रो जी। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। पहले एक बात समझ लीजिए, एक क्या है ना, आपके पास टैंक है, मान लेते हैं भाई टैंक है, इसमें होल है, पानी जैसे बाहर जाएगा, इसमें पानी यहाँ तक क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। हम पूछते हैं बिंदु ए, जो पानी बह रहा है भी वेग से बाहर निकलने वाली है, ये हो जाएगा बिंदु बी, ये हो जाएगा बिंदु सी।
बताइए बिंदु ए पे कौन सी एनर्जी है, बताइए तो बिंदु ए पे कौन सी एनर्जी है। तो बिंदु ए बह रहा है ना, बिंदु ए क्या हो रहा है, बह रहा है, जा रहा है। तो यहाँ क्या है आपका वेलोसिटी एनर्जी, ठीक है। बिंदु सी पर प्रेशर लग रहा है, सी पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो सी पर क्या हो जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी, है ना। वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या फिर हेड कह लीजिए, प्रेशर एनर्जी कह लीजिए या प्रेशर हेड कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। फिर बी पे कौन सा आएगा भाई, अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा रखा हुआ है, तो इसे कहेंगे स्टैटिक एनर्जी या डाटम एनर्जी या स्टैटिक हेड या फिर डाटम हेड। आसानी समझ गए। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई, जिसका नाम ही टोटल एनर्जी। हम जानते हैं किसी भी द्रव, बहते हुए द्रव में 3 प्रकार के टोटल हेड, इसे टोटल हेड भी कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लिक्विड बह रहा है तो उसमें तीनों प्रकार की ऊर्जा हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। भाई कोई किसी टंकी में पानी पैक है तो उसमें तीनों ऊर्जा थोड़ी हो, तो बह ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कि तीनों मिलेगा, लेकिन तीनों हो सकती हैं, 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे हम जानते हैं किसी बहते हुए पानी में 3 एनर्जी हो सकती है। तो इन तीनों एनर्जी का जो योगफल होगा वही क्या होता है, आपका टोटल एनर्जी होता है। जैसे कि हम कहते हैं टोटल एनर्जी TE क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपन में प्रेशर एनर्जी ρg प्लस V² अपन में 2g प्लस Z। प्रेशर टोटल हेड क्या है भाई, टोटल हेड क्या है, तीनों हेडों का योगफल। तो टोटल हेड निकालेंगे, टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड, बात वही हुआ, काइनेटिक हेड प्लस स्टैटिक हेड। टोटल हेड को H से दिखाएंगे, प्रेशर हेड क्या मिलेगा, P अपन में ρg, काइनेटिक हेड V 2g, स्टैटिक हेड Z मिलता है। दैट्स इट, हो गया। तो क्या होता है आपका टोटल एनर्जी। हाँ सर इतना इजी टॉपिक है, कोई मतलब ही नहीं इन सब का। अगला पढ़ना है हमको बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, ठीक है। अब बर्नौली प्रमेय क्या कहता है समझिएगा। एक कोई क्या हो गया आपका, एक कोई क्या हो गया, पाइप हो गया, जिसका काट x काट y। माना किसी डाटम लाइन से इसके केंद्र तक की दूरी कितनी है, Z1, इसके केंद्र तक की दूरी कितनी है भाई, Z2, है कि नहीं है। जो यहाँ बह रहा है पानी उसका वेलोसिटी V1, यहाँ जो पानी बहेगा उसका वेलोसिटी V2, यहाँ का क्षेत्रफल A1, यहाँ का क्षेत्रफल A2, ठीक है। तो क्या होता है बर्नौली में, जब कोई अश्यान मतलब क्या होता है बता रहे हैं, नॉन विस्कस मतलब जिस द्रव के आपस में कण घर्षण न करता, विस्कोसिटी न हो। तो हम 70 समीकरण में बताए थे, तो क्या ऐसा द्रव मिलेगा जो आपस में घर्षण न करे, नहीं मिलेगा। लेकिन मानेंगे जब कोई अश्यान तथा असंपीड्य द्रव, इनकम्प्रेसिबल, जो दबे न हो, तो पानी ले लेंगे तो दबेगा नहीं। जब कोई अश्यान तथा असंपीड्य द्रव किसी असमान काट वाली नली, देखना यहाँ की कुछ और डाया है, यहाँ को डाया अलग है, तो असमान काट की है। तो जब कोई अश्यान तथा असंपीड्य द्रव असमान काट वाली नली से गुजरती है तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर कुल ऊर्जा का योग क्या होता है, स्थिर रहता है। तो उस नली के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर कुल ऊर्जा का योग क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी किसी भी बिंदु पे सभी ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग यानी योगफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी समझिएगा काट x पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, V1² अपन में 2g, काट x पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Z1, है कि नहीं, x1 या फिर x, काट x पर काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी, है ना, पोटेंशियल नहीं स्टैटिक एनर्जी होता है।
लाइट आया, दौड़ते दौड़ते आया ना, इसलिए फंस रहे हैं। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी P1 ρg। इसी तरह काट या वाई पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, कुछ नहीं, V2 स्क्वायर अपन में 2g। वाई पे V2 है तो V2 स्क्वायर। काट वाई पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टैटिक एनर्जी क्या मिलेगा भाई, Z2 अपनी स्थिति के कारण। काट वाई पर प्रेशर एनर्जी क्या मिलेगा आपका, P2 अपन में ρg। यानी बर्नौली थ्योरम के अनुसार काट क्या लिखा है, काट x पे कुल ऊर्जा इजकल टू काट वाई पे कुल ऊर्जा, यानी Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपन में 2g प्लस क्या लिखेंगे, P1 अपन में ρg इजकल टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपन में 2g प्लस P2 अपन में ρg इजकल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस यही बर्नौली थ्योरम, इतना लिखना ही है। अब क्या है कि डेरिवेशन नहीं है, निकाल दिया गया है, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, 5 नंबर में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता है इसको लिखने से पहले। माना कोई असमान काट वाली नली जिसके 2 क्रॉस सेक्शन लिया गया, क्रॉस सेक्शन x क्रॉस सेक्शन y, क्रॉस सेक्शन x पर क्षेत्रफल A1, काश y का क्षेत्रफल A2, काश x पे बहने वाले द्रव का वेग V1, काश एक काटे y पर वेग बहने वाले द्रव का वेग V2। माना द्रव का घनत्व रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, लंबा होता है। अब क्या करते हैं, यदि क्या हो जाए, यदि जो पाइप है ना, वो क्या हो जाए, क्षैतिज हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। यदि पाइप क्या हो जाए भाई आपका, क्षैतिज हो जाए, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब क्षैतिज हो जाएगा ना, देखिए क्षैतिज बना दिया, फार्मूला डेरिवेशन वही रहेगा भाई, बस क्षैतिज हो जाएगा। x की जगह क्या मिल जाएगा आपका, x की जगह क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा आपका y। अब क्या मिलेगा, क्षैतिज लाइन मिलेगा, तो Z1 यहाँ क्या मिलेगा, Z2। इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला तो हम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कि पाइप क्षैतिज है, तो हम जानते हैं Z1 बराबर हो गया आपके Z2 के, बराबर हो गया है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सिर्फ हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए सिर्फ यही दोनों ऊर्जा है इस बार, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं तीनों हो, क्योंकि दोनों रहता है ना, Z1 Z2 क्या हो जाता है, बराबर होता है, कट जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, बर्नौली थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल, जानते हैं आप न्यूमेरिकल नहीं आता है, अब सिलेबस आके देखिएगा, डेरिवेशन नहीं है, आप लोग यकीन रखिए मेरे पे, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, इस चैप्टर के ही न्यूमेरिकल यदि आएगा तो इस चैप्टर का और इसके अगले चैप्टर जो RFIS आएगा, इन्हीं दोनों के न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। गुड लक।